मेरे घर की बहू वही बनेगी जो 100 सब्जियों वाली रसोई बना सके। आपको शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हैं। चलो मम्मी यहाँ से, मुझे नहीं करनी ऐसे घर में शादी जहाँ ऐसी अजीब सी शर्त हो। एक सब्जी बनाते बनाते तो मैं थक जाती हूँ, फिर इतनी गर्मी में कैसे 100 सब्जियों वाली रसोई। चलो चलो यहाँ से, ऐसे घर में शादी करने से अच्छा है कि मैं सारी उम्र कुंवारी रह जाऊं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ओफ माँ, अब हर बार यही मुश्किल शर्तें क्यों रख देती हो? अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो होगी मेरी शादी। चुप कर, तुझे क्या पता तेरी माँ कितना सोचती है तेरे बारे में। मुझे कोई आम बहू नहीं चाहिए, मेरी बहू को 100 सब्जियां बनानी आनी चाहिए। क्या माँ, आजकल तो लोग मैगी बनाकर खुश हैं और आपको 100 सब्जियां चाहिए? आजकल की लड़कियां एक ही बना ले, वही शुक्र मनाओ। मैं कुछ नहीं जानती, जो मेरी रसोई संभालेगी उसे ये सब आना ही चाहिए। रौनक दिखने में अच्छा खासा हैंडसम और अच्छे घर का लड़का था, इसलिए उसे शादी करने के लिए तो लड़कियां हमेशा तैयार रहती थी। लेकिन जब वो शारदा देवी की शर्त सुनती तो पीछे हट जाती। मैं तो 2 सब्जी बनाती हूँ, मुझे तो आलू और भिंडी के अलावा कुछ नहीं आता, और रौनक की माँ तो 100 सब्जी वाली रसोई की बात कर रही है। वही पास के मोहल्ले में किराने की एक दुकान थी, जहाँ अक्सर रौनक सामान लेने जाता था। उस किराने की दुकान का जो मालिक था उसकी बेटी थी रीमा, जो मन ही मन रौनक को पसंद करने लगी थी। और उसे जब शारदा देवी की इस शर्त के बारे में पता चला तो वो हैरान रह गई। लेकिन फिर उसने सोचा, माँ शर्त कठिन है लेकिन नामुमकिन तो नहीं। तो तुझे 100 सब्जियां बनानी आती हैं? आती तो नहीं है, लेकिन बोलने में क्या जाता है, और धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। तो तू झूठ बोलकर शादी करेगी? तो क्या हुआ माँ, प्यार और जंग में सब जायज है। और मैं कौन सा राजा हरिश्चंद्र की औलाद हूँ? आखिर मैं औलाद तो दौलत राम की हूँ, जो सारा दिन किराने पर ग्राहकों को A1 नंबर का माल बोलकर कितना ही एक्सपायरी माल बेचते हैं। चुप कर, अपने बाप के बारे में ऐसा बोलते हो तुझे शर्म नहीं आती? माँ, अब मेरी शादी होगी तो बस रौनक जी से ही होगी, आप बस हाँ में हाँ मिलाते जाना। रीमा ने अब ये अफवाह फैला दी कि उसे 100 सब्जियों वाली रसोई आती है। और अब शारदा देवी रौनक के साथ रीमा के घर आई और रिश्ता पक्का करके चली गई। कुछ दिनों बाद रीमा ब्याह कर रौनक के घर आ गई। शुरू के कुछ दिन तो शारदा देवी ने उसे घर के किसी काम को हाथ लगाने नहीं दिया। देख बहू, हमारे यहाँ का एक रिवाज है, जब तक दुल्हन के हाथ की मेहंदी नहीं उतर जाती हम उससे कोई काम नहीं लेते। थैंक गॉड बच गई, नहीं तो मुझे तो लगा था आज 100 सब्जियों की फांसी तुझे मिलने वाली है। रीमा बहू कहाँ खो गई? जा अब अपने कमरे में जाकर आराम कर। रीमा खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। आज तो बेटा तू बच गई, लेकिन बस तभी तक जब तक ये मेहंदी तेरे हाथों में है। जब ये मेहंदी छूटेगी तब क्या होगा? तब तो मम्मी जी मुझसे 100 सब्जियां बनवा कर ही रहेंगी। खैर छोड़ना, वो तो बात की बात है, तब तक तो एंजॉय कर, अब मजे से टीवी देखती हो। ऐसा कहकर रीमा ने टीवी ऑन किया और नाटक देखने लगी। ऐसे 10 दिन बीत गए और फिर एक रोज, बहू अब तो तेरे हाथों की मेहंदी भी छूट गई, चल अब चलकर रसोई संभाल ले। आज मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी 100 सब्जियों वाली कला। ये सुनकर तो जैसे रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो घबराते हुए रसोई की ओर गई। अरे बहू, जल्दी जल्दी रसोई की तरफ कदम बढ़ा। तू तो ऐसे चल रही है जैसे मैं तुझे रसोई में नहीं बल्कि बॉर्डर पर जंग लड़ने के लिए भेज रही हूँ। अब इतनी सब्जियां एक इंसान से बनवाना बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने से कम है क्या मम्मी जी? इतनी सब्जी तो कोई बड़ा सा कुक बना ना पाए, फिर मैं किस खेत की चिड़िया हूँ। रीमा रसोई में पहुँच गई। ले बहू, अब आज से ये रसोई तेरे हवाले, अब तू लग जा काम पर, तब तक मैं जाकर टीवी पर प्रवचन सुनती हूँ। ऐसा कहकर शारदा देवी किचन से चली गई और रीमा सोच में पड़ गई। जल्दी से कुछ सोच रीमा, नहीं तो इसके बाद तू अपनी सास के प्रवचन सुन लेगी। क्या करूँ क्या करूँ? हाँ, बोल देती हूँ कि रसोई में रखी सब्जियां कुछ खराब हो गई हैं, तब तक थोड़ा और समय मिल जाएगा। क्या बाजार से कुछ रेडीमेड सब्जियां उठाकर ले आऊंगी। रीमा जल्दी से बाहर आई। मम्मी जी, घर में जो सब्जियां रखी थी ना उसमें से कुछ खराब लग रही हैं, तो मैं बाजार से ताजी सब्जियां ले आती हूँ, फिर आपको 100 सब्जियां बनाकर खिलाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना। अब रीमा भागते हुए बाजार पहुंची और वहाँ एक ढाबे पर पहुंची। भैया आप जल्दी से 100 सब्जियां पैक कर दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? इतनी सब्जियां यहाँ नहीं बनती, और यहाँ क्या दुनिया के किसी ढाबे होटल में नहीं बनती। ये तो बड़े ऑर्डर देकर बनवाना पड़ता है। क्या नहीं मिलती? हे भगवान, अब क्या करूँ, मैं तो फंस गई। तभी एक बूढ़ी ज्योतिषी की नजर उस पर पड़ी। बेटी परेशानी बहुत बड़ी है ना? आपको कैसे पता? तुमने झूठ बोला है और अब सच सामने आने वाला है। ये सुनकर रीमा हैरान रह गई, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रो मत बेटी, और ये ले। ज्योतिषी ने उसे एक छोटा सा डिब्बा दिया। ये डिब्बा, इसका मैं क्या करूँ बाबा? इसमें एक चमत्कार है। जब तुम रसोई में इसे खोलोगी तो तुम्हें 100 तरह की सब्जियां अपने आप मिल जाएंगी, और जैसे ही उन्हें काट कर कढ़ाई में डालोगे तो वो अपने आप पककर तैयार हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, ये चमत्कार सिर्फ एक बार काम करेगा। ये सुनकर रीमा खुश हो गई। अरे कोई नहीं बाबा जी, कम से कम आज तो मैं बच जाऊंगी, बात की बाद में देख लेंगे। धन्यवाद बाबा, आपने मेरी जान बचा ली। रीमा खुश होकर घर चली गई और जल्दी से रसोई में गई। घर पहुंचते ही रीमा रसोई में गई और डिब्बा खोला, और फिर पूरा किचन सब्जियों से भर गया। आलू, गोभी, भिंडी, बैंगन, मटर, यहाँ तक कि कुछ ऐसी सब्जियां भी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अब जल्दी से इन्हें काट भी लेती हूँ।
अब वो एक सब्जी काट कर कढ़ाई में डालती गई। जैसे ही वो सब्जी कढ़ाई में डालती, वो डालते ही बनकर तैयार हो जाती। ऐसा करके वो और भी सब्जियां काट कर तैयार करने लगी। जैसे 70 सब्जियां बनकर तैयार हुई, तभी हॉल में बैठी सास की आवाज आई, बहू तैयार हुआ खाना। जी मम्मी जी, बस थोड़ी देर, सब तैयार होने वाला है। कुछ देर बाद रीमा ने 100 तरह की सब्जियां अपने ससुराल वालों के सामने परोसी। सभी ने उसके खाने की खूब तारीफ की। वाह, देखो तो मेरी बहू ने 100 सब्जियां बना ही डाली। अरे वाह, ये तो बड़ा ही मजेदार खाना बना है। हाँ तो पापा, बीवी किसकी है? टैलेंटेड तो होगी ना। देखा, मेरी एक शर्त के कारण आज हमें इतनी अच्छी बहू मिल गई। अब आज खाने को मिल रही है ना तुम्हें 100 तरह की सब्जियां। लेकिन बहू तू घबरा मत, अब तुझे रोज रोज इतनी सब्जियां नहीं बनानी पड़ेगी। ये सुनकर रीमा खुश हो गई। शुक्र है, बच गई मैं। ऐसे दिन बीतने लगे। फिर एक दिन सास ने बड़े प्यार से रीमा से कहा, बहू 2 दिन बाद हमारे घर में किटी पार्टी है और इस बार खाना तुम बनाओगी, वो भी 100 सब्जियां। इस बार मैंने अपनी सहेलियों को बोल दिया है कि किटी पार्टी की थीम इस बार 100 सब्जियों वाली रसोई है। ये सुनकर तो जैसे रीमा का चेहरा फिर से पीला पड़ गया। हे भगवान, अभी तो मैं कुछ सब्जियां ही सीख पाई हूँ और यहाँ तो इतनी सारी औरतें आएंगी, फिर से 100 सब्जियां कैसे बना पाऊंगी। मुझे आज ही जाकर उन ज्योतिष बाबा को ढूंढना होगा, अब तो वही मेरी मदद कर सकते हैं। रीमा बाजार में बाबा को ढूंढने गई, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिले। ऐसे वो दिन बीत गया और आखिरकार किटी पार्टी वाला दिन भी आ गया। अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे खुद को साबित करना होगा। उस रोज वो सुबह 5 बजे उठ गई, साथ ही यूट्यूब देखकर उनमें से सब्जियां बनाना सीखने लगी। लेकिन फिर भी उससे ठीक से उतनी सब्जियां बन नहीं पाई। फिर जब उसकी सास किचन में आई, बहू ये सब क्या है? सबके आने का टाइम हो गया और तूने अभी तक खाना नहीं बनाया। आखिरकार रीमा टूट गई और कहने लगी, मम्मी जी, वो मैंने झूठ बोला था, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं बस रौनक से शादी करना चाहती थी। अब घर में सन्नाटा छा गया। सास कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बहू गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन झूठ बोलना गलत है। अगर तुम सच बोलती तो मैं तुम्हें खुद सिखाती। खैर अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब तो मेहमान आते ही होंगे, मुझे कुछ सोचना होगा। कुछ देर में घर में किटी पार्टी की औरतें आ गई। तभी सास को एक आइडिया आया। उन्होंने मुस्कुराकर सब मेहमानों से कहा, आज की किटी पार्टी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट शारदा? ट्विस्ट ये है कि आज हम सब मिलकर खाना बनाएंगे, वो भी गप्पे मारते हुए। ये सुनकर सभी औरतें हंस पड़ी। वैसे थीम तो कुछ अलग है, मजा आ जाएगा। अब रसोई में सब महिलाएं मिलकर खाना बनाने लगी। कोई प्याज काट रही थी, कोई मसाले डाल रही थी, तो कोई हंसी मजाक कर रही थी। और फिर बातें करते करते उन सब ने 100 सब्जियां बनाकर तैयार कर ली और सबने वो किटी पार्टी खूब एंजॉय की। और इस तरह रीमा की भी इज्जत बच गई। लेकिन उस दिन उसे समझ आ गया कि झूठ बोलने से कभी कभी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल आसान हो जाती है, दूसरों की बुराई करने वाला खुद ही फंस जाता है। बरसात की पहली झमाझम बारिश ने जैसे मलकागंज के पूरे मोहल्ले को भिगो दिया। गलियों में नालियां उफान मार रही थी। रिंकी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका मन भीग रहा था, जैसे उसकी यादें टपक टपक कर किसी पुराने ख्वाब को जगा रही। रिंकी का मायका शहर के अच्छे इलाके में था। सुंदर सा 1 मंजिल का मकान। वहाँ बारिश बस खिड़की से देखने और चाय के साथ पकौड़े खाने के लिए होती थी। लेकिन उसका ससुराल एक पुरानी तंग गली में 40 गज में बना था, जहाँ कहने को तो 3 मंजिलें थी, लेकिन आराम सिर्फ पहले पर। उस रोज बाहर तेज बारिश हो रही थी। रिंकी बालकनी से नीचे झांक रही थी कि बारिश भी कितना कुछ याद दिला देती है और कितना कुछ छीन भी लेती है। कहाँ इस वक्त हम अपने घर में मजे से चाय पकौड़े खा रहे होते थे और कहाँ यहाँ सर पर पानी टपक रहा है। तभी उसकी सास विमला नीचे वाले फ्लोर से आवाज लगाती है, रिंकी बहू जरा ऊपर जाकर देख तो, अगर तीसरी मंजिल से पानी टपक रहा है तो वहाँ बाल्टी रख देना। क्या ऊपर तीसरी मंजिल, वो भी उन सकरी सीढ़ियों से? हे भगवान, क्या मुसीबत है। जब भी ये बारिश होती है तो यही सब मुसीबत झेलनी पड़ती है। फिर जैसे तैसे रिंकी बेमन से ऊपर जाती है। ना जाने क्या ही सोचकर मेरे पापा ने मेरी शादी इस 3 मंजिल वाले लेकिन गरीब ससुराल में करवा दी। इससे अच्छा तो मेरा घर था 1 मंजिल का, कितना बड़ा भी। ऊपर से ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं थी कि पहली मंजिल चढ़ो फिर दूसरी जाओ। कुछ देर में वो ऊपर वाली मंजिल पर पहुँच जाती है और जहाँ जहाँ छत टपक रही थी वो उन जगहों पर बाल्टी रख देती है। जिसके बाद बालकनी से नीचे की ओर देखती है। उसके सामने वाले घर में एक लड़की गुड्डी रहती थी। वो रिंकी से बोलती है, भाभी आप तो फर्स्ट फ्लोर वाली लगती हो, तीसरी मंजिल कैसे चढ़ गई? हाँ, कभी कभी जिंदगी उस मंजिल पर भेज देती है जहाँ आप जाना नहीं चाहते। इतने में नीचे वाले फ्लोर से सास आवाज देती है, रिंकी बहू आजा, अब तूने रसोई भी तो बनानी है, मैंने चूल्हा जला दिया है। रिंकी नीचे आती है, बहू ले लाल मसूर की दाल बना दे, साथ में रोटी भी सेक लेना। अरे क्या हुआ, क्या सोच रही है? मेरी मम्मी होती तो इस बारिश में पकौड़े बनाती और पापा गर्मा गर्म चाय लेकर टीवी चलाकर कहते,
देखो मौसम कितना रोमांटिक हो गया है, लेकिन यहाँ तो बस। बहू, गरीब के घर में बारिश में सिलेंडर खत्म हो जाए तो लकड़ी जलानी पड़ती है। पकौड़े तब बनते हैं जब तेल बच जाए, और हम गरीबों के यहाँ तो चाय पकौड़े किसी खास मौके पर ही बनते हैं। कोई बात नहीं, तुझे भी धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। हाँ, अब नसीब में यही लिखा है तो क्या कर सकते हैं। इस चूल्हे पर रोटियां सेको और क्या। अच्छा, नाराज ना हो, चल अब मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। फिर रिंकी अपनी सास के साथ मिलकर खाना बनाने लगती है। दरअसल रिंकी का घर एक अपर मिडिल क्लास था, लेकिन वो मांगलिक थी, जिस कारण उसकी कुंडली किसी से नहीं मिलती थी। और काफी समय बाद अनूप से जाकर मिली, जो उससे साल भर छोटा था, साथ ही उसके जितने पैसे वाला भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उन दोनों की कुंडली मिली, रिंकी के पिता ने झट से शादी के लिए हाँ कर दी और रिंकी अपने 1 मंजिल लेकिन बड़े घर से 3 मंजिल के गरीब ससुराल में आ गई थी। शाम को अनूप काम से भीगता हुआ घर लौटा। कहाँ रह गया था बेटा, कितनी देर लगा दी? माँ, आप जानती तो हैं, बरसात के मौसम में सड़कें कैसे नदी में बदल जाती हैं, आना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहती हूँ कम से कम एक स्कूटी तो ले लो। तो मैडम, वो कौन सा हवाई जहाज बन जाएगी? आना तो सड़क से होकर ही पड़ेगा ना, और इतना अमीर नहीं है आपका पति। यहाँ तो सब बस गरीबी का रोना ही रोते रहते हैं। अब जाइए हाथ धो लीजिए, खाना लगाती हूँ। फिर कुछ देर बाद वो सब एक साथ खाना खाने बैठे ही थे कि तभी ऊपर वाली मंजिल की छत से मिट्टी झड़कर उनके खाने में गिरने लगी। देख बेटा, छत की मरम्मत करवानी पड़ेगी, नहीं तो बरसात में ऐसे ही पानी टपकता रहेगा। माँ, अभी इतने पैसे नहीं है, आप जानती है ना, इसी साल मेरी शादी हुई है तो अभी उसका तो कर्जा सर से निपटा नहीं, फिर इतनी जल्दी और पैसे कहाँ से लाऊं? जब जुगाड़ होगा तब ठीक करवा दो। वो सब सबसे नीचे वाले फ्लोर पर बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से सड़क से नीचे घर होने के कारण तेज बारिश से सड़क का पानी उनके घर के अंदर आ जाता है। बचाओ बचाओ! मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी के अभी मेरे घर छोड़ कर आओ। अच्छा, मैं कल सुबह ले चलूंगा, अभी कितनी बारिश हो रही है, कैसे जाएंगे? उस रात जैसे तैसे करके रिंकी ऊपर वाली मंजिल पर सोती है, लेकिन वहाँ छत टपकने के कारण उसे सारी रात नींद नहीं आती। अब कुछ दिन के लिए वो अपने 1 मंजिल वाले मायके चली गई, लेकिन वहाँ उसे सब कुछ बोर लगने लगा। बारिश में बस अंदर कमरे में बैठे रहो। उसे ससुराल के दिन याद आने लगे जब वो बारिश में उन सब के साथ नहाती। उसे जल्दी ही अपने ससुराल वालों की याद सताने लगी और वो 4 दिन में ही वापस लौट गई। माँ जी, मेरा दिल नहीं लगा वहाँ भले ही मेरे 1 मंजिल का आलीशान मकान है, लेकिन मुझे अपने इस 3 मंजिल वाले ससुराल की बड़ी याद आई। ये बात सुनकर उसकी सास मुस्कुराई और बोली, रिंकी, जब मैं ब्याह कर आई थी ना, तब ये घर सिर्फ 1 मंजिल का था। बाद में मेरे ससुर ने कर्ज लेकर दूसरी और तीसरी मंजिल बनवाई ताकि बच्चों को जगह मिले। और तुम्हें यकीन नहीं होगा, उस वक्त उन्हें कैंसर की शिकायत भी पता चली थी, लेकिन फिर भी वो बिना किसी से कुछ कहे दिन रात मेहनत करते रहे। और जैसे ही उनका 3 मंजिला घर बनाने का सपना पूरा हुआ तो चुपचाप चले गए। इतनी मेहनत, वो भी ऐसी हालत में? हाँ, और जब हमें इस बात का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी उस बीमारी के कारण जान जा चुकी थी। मैं जानती हूँ तेरा मायका बहुत अच्छा है, देखा है मैंने। तू चाहे तो कुछ दिन वहीं रहा। यहाँ की छतें टपकती हैं, दीवारें पुरानी हैं, तुझे आदत नहीं होगी। हमारी गरीबी के दिन तो न जाने कब दूर होंगे। माँ जी, वहाँ सिर्फ 1 मंजिल है, पर यहाँ 3 मंजिलें हैं और हर मंजिल पर एक जिंदगी है, एक संघर्ष, और अब मेरी भी एक जगह है। अब जो है यही मेरा घर है और हम बाबूजी के सपने को हिलने नहीं देंगे, बल्कि मजबूती से खड़ा करेंगे। अनूप, मैंने कुछ दिन पहले एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था, मुझे वहाँ से कॉल आ गया है और मैं 2 दिन बाद से वहाँ ज्वाइन करूंगी। क्या? लेकिन तुमने अप्लाई कब किया? जब तुम बाहर रहते थे, और जानते हो सैलरी पूरी 50,000 है। 2 दिन बाद रिंकी तैयार होकर ऑफिस जाने लगी। रिंकी बहू, ये ले तेरा टिफिन, समय से खा लेना और हाँ, भूखे मत रहना। शुक्रिया माँ जी। शुक्रिया किस लिए, जब तू इतनी मेहनत कर सकती है तो हम क्यों नहीं। अब रिंकी और अनूप दोनों मिलकर कमाने लगे और जल्दी जल्दी सब कर्जे उतारने लगे। कुछ समय बाद ही उन्होंने सारा कर्जा उतार दिया और अब उन्होंने अपने 3 मंजिला मकान की अच्छे से मरम्मत करवाई, साथ ही उसे सड़क से ऊंचा भी कर दिया और फिर और भी अच्छे से तैयार कर दिया। अब पूरी गली में सबसे बेकार घर जिसका था, आज उसका सबसे अच्छा घर बन गया था।